अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सिड एकेडमी में फिर से एक बार। तो इससे पहले वीडियो में हमने पैथोफिजियोलॉजी को डिटेल में पढ़ा था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं साइन एंड सिम्टम्स से। सबसे पहला है कफ। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है एस्थमा में वो होता है कफ। खांसी होती है पेशेंट में बहुत ज़्यादा। वो खांसी जो है ये पूरी रात चलती है। पूरी रात में जो है पेशेंट को खांसी होती है ना। और जो है अर्ली मॉर्निंग्स में भी बहुत ज़्यादा खांसी होती है पेशेंट को, जिसको एस्थमा होगा। दूसरा जो होता है वो होता है वीजिंग साउंड्स आते हैं पेशेंट में, मतलब कि जब पेशेंट सांस लेता है उससे कुछ साउंड्स आते हैं, वो जो कि सीटी लाइक साउंड्स होते हैं। तीसरा जो है चेस्ट टाइटनेस। और चौथा है डिस्निया या डिस्पीनिया भी बोलते हैं कुछ लोग, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं या ब्रेथलेसनेस बोलते हैं या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग बोलते हैं। देन फिफ्थ है हमारे पास हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया को आप कैसे याद रखोगे? हाइपो पढ़ोगे पहले मतलब कम, फिर ऑक्स पढ़ोगे मतलब ऑक्सीजन, फिर ईमिया पढ़ोगे मतलब ब्लड, मतलब डिक्रीज्ड या कम ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। छठा है हमारे पास रोंकी या रौंची भी पढ़ते हैं कुछ लोग। ये क्या होते हैं? जब पेशेंट इंस्पायर करता है, जब पेशेंट सांस लेता है तो तब कुछ साउंड्स निकलते हैं, स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं जिसको हम रौंची बोलते हैं ना। तो सेवन्थ है हमारे पास अटैक ऑफ एस्थमा। जो है वो होंगे कुछ मिनट्स के लिए या फिर कुछ आवर्स के लिए होंगे। ठीक है, मैंने क्या क्या कहा? सबसे पहला कहा मैंने कफ होगा जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा, पूरी रात होगा और अर्ली मॉर्निंग्स में। देन वीजिंग साउंड्स होंगे, है ना, सीटी लाइक साउंड्स। चेस्ट में घुटन होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी। देन डिस्पीनिया होगा, डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको बोलते हैं या ब्रेथलेसनेस बोलते हैं या डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग बोलते हैं। देन हाइपोक्सीमिया, इसको मैंने बोला याद कैसे रखना है। अब हाइपो पढ़ोगे, फिर ऑक्स पढ़ोगे, फिर ईमिया पढ़ोगे। डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड। और होता है इसमें, मैंने ये क्यों बोला कि इसको ऐसे पढ़ना है, क्योंकि हाइपोक्सिया भी होता है जो कि होता है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल इन द टिश्यूज़। ठीक है। देन सिक्स्थ है हमारे पास रौंची। जो मैंने कहा जब पेशेंट इंस्पायर करेगा तब कुछ स्पेसिफिक साउंड्स आते हैं जिनको हम रौंची बोलते हैं। देन सेवेंथ जो है अटैक ऑफ एस्थमा होगा, कुछ मिनट्स के लिए या फिर कुछ आवर्स के लिए, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें सांस लेने में। देन उसके बाद हमारे पास है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एस्थमा को हम डायग्नोज कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं इसकी हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो एस्थमा का डायग्नोसिस जो है वो शुरू होता है पेशेंट की हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से। डॉक्टर जो है पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री पूछेगा, एलर्जी हिस्ट्री पूछेगा और पास मेडिकल कंडीशंस के बारे में पूछेगा। फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर जो है पेशेंट की चेस्ट और ब्रीदिंग साउंड्स को स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो है सुनता है। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसके घर में किसी और को भी एस्थमा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू हो सकता है एस्थमा डायग्नोसिस के लिए। ठीक हो गया। देन दूसरा है हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT जिसको हम कॉमनली लिखते हैं। PFT से लंग्स की फंक्शनिंग का पता लगता है। सबसे कॉमन टेस्ट है स्पायरोमेट्री, जो लंग्स की एयर फ्लो और वॉल्यूम को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल, स्पायरोमेट्री टेस्ट के दौरान पेशेंट एक मशीन में जो है ज़ोर से सांस लेता है और छोड़ता है, जो मेजर करती है कि कितनी हवा लंग्स में जा रही है और कितनी बाहर आ रही है। ठीक है। देन हमारे पास तीसरा है चेस्ट एक्सरे। छाती का एक्सरे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे से जो है इससे लंग्स और चेस्ट के स्ट्रक्चर की इमेज मिलती है जो दूसरे पॉसिबल इश्यूज़ को रूल आउट करने में हेल्प करती है। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को एस्थमा के अलावा दूसरे लंग कंडीशंस जैसे निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस का शक होता है तो चेस्ट एक्सरे से ये कंडीशंस डायग्नोज या रूल आउट की जा सकती हैं। ठीक है। देन चौथा है हमारे पास ABGs, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। आर्टेरियल ब्लड गैसेस ABG टेस्ट जो होता है
इससे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं इनकी लेवल्स को मेजर किया जाता है। ये टेस्ट लंग्स की एफिशिएंसी को चेक करने में जो है हेल्प करती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को सीवियर एस्थमा अटैक हो रही है, सीवियर एस्थमा अटैक हो रहा है और वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो एबीजी टेस्ट से डॉक्टर को समझ में आता है कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितनी कम हो गई है। ठीक हो गया। देन उसके बाद है हमारे पास में एलर्जी स्किन टेस्टिंग। ठीक है, एलर्जी स्किन टेस्टिंग फिफ्थ है हमारे पास, एलर्जी स्किन टेस्टिंग। एलर्जी स्किन टेस्टिंग से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से एलर्जेंस पेशेंट की एस्थमा सिम्टम्स को ट्रिगर कर रहे हैं। इस टेस्ट में स्किन पर थोड़े से एलर्जेंस को अप्लाई करके रिएक्शन देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को पोलन एलर्जी है तो स्किन टेस्ट में पोलन एलर्जन जो है उसको स्किन पर लगाया जाता है और देखा जाता है कि कोई रेड बम्प या इचिंग होती है या नहीं, उसे जो है ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है। देन छठा है हमारे पास, सिक्स्थ है हमारे पास ब्लड स्टडीज़। क्या है? ब्लड स्टडीज मतलब ब्लड टेस्ट। इन ब्लड टेस्ट से ऑइजनोफिल काउंट जो है और आईजीई एंटीबॉडी लेवल्स मेजर किए जाते हैं जो एलर्जी और इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के ब्लड टेस्ट में ऑइजनोफिल काउंट ज़्यादा आता है तो ये इंडिकेट कर सकता है कि उसके एस्थमा के सिम्टम्स एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है। देन उसके बाद लास्ट है हमारे पास बट नॉट द लीस्ट, ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, तो ऑस्कल्टेशन होती है इसमें डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप, इसमें जो है डॉक्टर स्टेथोस्कोप से पेशेंट के लंग्स के साउंड्स को सुनता है ना। इस ऑस्कल्टेशन में एस्थमा पेशेंट्स में वीजिंग साउंड कॉमनली सुनाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर स्टेथोस्कोप से पेशेंट की चेस्ट को सुनता है और उसे वीजिंग साउंड सुनाई देता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि पेशेंट जो है उसको एस्थमा है। ठीक हो गया, ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देन हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट में जो है हम सबसे पहले गोल रखते हैं, है ना। इसमें गोल क्या होगा हमारा, सबसे पहला गोल होगा हमने नॉर्मल फंक्शनिंग को प्रमोट करना है ना। हमने जो लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग होगी, पल्मोनरी फंक्शनिंग होगी, उसको हमने पहले प्रमोट करना है। हमने जो है रिकरेंट मतलब जो बार बार सिम्टम्स आते हैं, रिकरेंट सिम्टम्स उनको प्रिवेंट करना है। सीवियर अटैक्स जो है उनको प्रिवेंट करना है। मेडिकेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको प्रिवेंट करना है। और हमने क्या करना है, हमने मेनटेन करना है नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। क्या करना है, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल को हमने मेनटेन करना है। हमने नॉर्मल लंग फंक्शन जो है उसको मेनटेन करना है। हमने क्या क्या करना है, पहले क्या करना है, हमने नॉर्मल फंक्शनिंग को प्रमोट करना है। रिकरेंट मतलब कि बार बार जो सिम्टम्स आ रहे हैं, रिकरेंट सिम्टम्स को हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। हमने सीवियर अटैक्स को जो है एस्थमा के जो सीवियर अटैक्स आते हैं उनको प्रिवेंट करना है। और क्या करना है, मेडिकेशन की जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको प्रिवेंट करना है। और हमने क्या करना है, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल को मेंटेन करना है और नॉर्मल लंग फंक्शन को भी मेंटेन करना है। अब हम डिस्कस करेंगे एस्थमा के मेडिकल मैनेजमेंट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, हमने पहले से ही पता है, जिसमें एयरवे जो है नैरो हो जाती है और इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती है। ठीक है, एस्थमा के ट्रीटमेंट में अलग अलग मेडिसिन यूज़ होती हैं जो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने और एयरवेज को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। तो हम इसको हर एक मेडिसिन को जो है और उसकी फंक्शन को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पेशेंट को जिसको एस्थमा होगा उसको एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स देते हैं। ये एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स वो ड्रग्स हैं जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। ये मेडिसिन जनरली जो है ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में होती है ना, ब्रोंकोडायलेटर्स के फॉर्म में काम करती हैं और एस्थमा के एक्यूट एपिसोड्स में जो है रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। इसमें सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास मेटाप्रोटीरिनॉल। क्या, मेटाप्रोटीरिनॉल ऐसे पढ़ना है। फंक्शन क्या है इसकी, ये मेटाप्रोटीरिनॉल ये करता क्या है, ये बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है जिससे एयरवेज वाइड हो जाती है और ब्रीदिंग ईजी हो जाती है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को एस्थमा अटैक हो रहा है तो मेटाप्रोटीरिनॉल जो है यूज़ करके उनकी ब्रीदिंग इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल क्या है इसकी, सालमेट्रॉल। इसकी क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है जो लॉन्ग टर्म एस्थमा कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। ये एयरवेज को रिलैक्स रखता है और ब्रोंकोस्पाज्म को प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जांपल सालमेट्रॉल को रेगुलर बेसिस पर यूज़ करने से एस्थमा के फ्रीक्वेंट अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक हो क्या। देन उसके बाद है एपिनेफ्रीन। इसकी क्या फंक्शन है, क्या करता है, ये नॉन सेलेक्टिव एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में क्विक रिलीफ जो है प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल सीवियर एस्थमा अटैक या एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में एपिनेफ्रीन इंजेक्शन से जो है इमीडिएट रिलीफ मिल सकती है। देन दूसरे एजेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो कि शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स कहलाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स एस्थमा के ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, एस्थमा की ट्रीटमेंट में।
क्योंकि ये जो है इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको रिड्यूस करते हैं और एयरवेज को रिलैक्स करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है इपराट्रोपियम। क्या? इपराट्रोपियम। इसकी क्या फंक्शन है, क्या करता है? ये एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और म्यूकस प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। इसके एग्जाम्पल में अगर समझते हैं ऐसे, एक्यूट एस्थमा एपिसोड्स में इपराट्रोपियम इनहेलर यूज़ करने से सिम्टम्स को जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक्यूट एस्थमा एपिसोड्स में जो है इपराट्रोपियम इनहेलर यूज़ करने से सिम्टम्स को जल्दी जो है कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी एग्जांपल क्या है? एल्बिट्रॉल। एल्बिट्रॉल इसकी क्या फंक्शन है, क्या करता है? ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है जो क्विकली ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करता है। फॉर एग्जांपल एस्थमा अटैक के टाइम पे एल्बिट्रॉल इनहेलर यूज़ करने से इंस्टेंट रिलीफ जो है मिल सकती है। तीसरा जो है हम क्या यूज़ करते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है जो इन्फ्लेमेशन को इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं और एस्थमा सिम्टम्स को जो है कंट्रोल करते हैं। इसमें एग्जांपल कौन से देते हैं? डेक्सामीथासोन मेन है इसमें, डेक्सामीथासोन। इसकी क्या फंक्शन है? ये पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करता है, जिससे एस्थमा सिम्टम्स कंट्रोल में आते हैं, मतलब कंट्रोल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीवियर एस्थमा अटैक्स के बाद डेक्सामीथासोन टेबलेट्स या इंजेक्शन से लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक हो गया। चौथा है हमारे पास बीटा टू एगोनिस्ट्स। ये क्या होते हैं? ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं और ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करते हैं। से फॉर एग्जांपल हम इसमें कौन से देते हैं? सालबुटामॉल। सालबुटामॉल इसकी क्या फंक्शन है? ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और क्विक रिलीफ प्रोवाइड करता है। से फॉर एग्जांपल एस्थमा अटैक के टाइम पे सालबुटामॉल इनहेलर यूज़ करने से सिम्टम जल्दी कंट्रोल होते हैं। ठीक है। देन फिफ्थ है हमारे पास एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट यूज़ करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और म्यूकस प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। इसकी क्या फंक्शन है? ये एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और एयरवेज को ओपन करता है, जिससे ब्रीदिंग ईजी हो जाती है। से फॉर एग्जांपल सीवियर एस्थमा केसेस में एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन से ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं और पेशेंट की ब्रीदिंग इंप्रूव होती है। ये हमने एस्थमा के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बीटा टू एगोनिस्ट्स और एट्रोपिन सल्फेट के फंक्शंस को समझा। ये मेडिसिन एस्थमा की सिम्टम्स को कंट्रोल करने और पेशेंट्स को रिलीफ प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एस्थमा की नर्सिंग मैनेजमेंट। हर एक पॉइंट को हम अच्छी तरह से समझेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आप सभी को क्लियरली समझ आए। ठीक है, तो सबसे पहले एज ए नर्स जिस पेशेंट में एस्थमा होगा हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एनकरेज डीप ब्रेथ्स। ठीक है, पॉइंट क्या है? एनकरेज पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ्स एंड होल्ड फॉर 2 सेकंड्स टू प्रिपेयर फॉर द एक्सहेलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेल्ड एयर। सबसे पहले पेशेंट को डीप ब्रेथ्स लेने और 2 सेकंड्स के लिए होल्ड करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं? चाहे से फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेशेंट है, आपने ऐसे बताना है, प्लीज़ एक गहरी सांस लीजिए और उसे 2 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए, फिर धीरे से एक्सेल कीजिए। इससे इनहेल्ड एयर लंग्स के हर हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट होता है और रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। दूसरा पॉइंट क्या? मॉनिटर रेस्पिरेटरी एंड ऑक्सीजनेशन स्टेटस टू डिटरमाइन द इंटरवेंशंस एंड इंप्रूवमेंट। ठीक हो गया। हमने क्या करना है? हमने रेस्पिरेटरी और ऑक्सीजनेशन स्टेटस को मॉनिटर करना है। रेस्पिरेटरी स्टेटस और ऑक्सीजनेशन को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे करें? आप जो है रेगुलर इंटरवल्स पे पेशेंट का ऑक्सीजनेशन स्टेटस, ऑक्सीजन सैचुरेशन और रेस्पिरेटरी रेट चेक करें। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करके आप कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो जल्दी से नेसेसरी इंटरवेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या है? एडमिनिस्टर ड्रग थेरेपी टू इंप्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शंस। ड्रग थेरेपी एडमिनिस्टर करना भी ज़रूरी है ताकि रेस्पिरेटरी फंक्शंस इंप्रूव हो सकें। अगर पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, है ना, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स दिए गए हैं तो उसके बाद उनका रेस्पिरेटरी रेट और ब्रेथ साउंड चेक करना ज़रूरी है। ठीक है। देन स्टे विद द पेशेंट टू इंप्रूव सेफ्टी एंड रिड्यूस फियर। पेशेंट के साथ रहना उन्हें सेफ्टी और कंफर्ट फील कराने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को एस्थमा अटैक आ रहा है तो नर्स को जो है उनके साथ रहना चाहिए और उन्हें रीअश्योर करना चाहिए कि सब कुछ जो है ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर पेशेंट को एस्थमा अटैक आ रहा है तो नर्स को उनके साथ रहना चाहिए और उन्हें रीअश्योर करना चाहिए कि सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू रिलीव मसल टेंशन एंड प्रमोट रेस्पिरेशन। रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करने से मसल टेंशन कम होता है और रेस्पिरेशन इंप्रूव होती है। से फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी सिखा सकते हैं। ठीक है। देन रेगुलरली मॉनिटर द रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स। रेगुलर मॉनिटरिंग से आपको पेशेंट के स्टेटस का आइडिया रहता है और टाइमली इंटरवेंशंस पॉसिबल होते हैं। से फॉर एग्जांपल हर 2 घंटे बाद पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट और पल्स चेक करें और उन्हें रिकॉर्ड करें। उसके बाद प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू मैक्सिमाइज वेंटिलेशन एंड चेस्ट एक्सपेंशन। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना ज़रूरी है ताकि वेंटिलेशन और चेस्ट एक्सपेंशन जो है मैक्सिमाइज हो सके। से फॉर एग्जांपल पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन में रखने से उन्हें जो है ब्रीथ करने में आसानी होती है। देन टीच द पेशेंट टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड पर्सनल ट्रिगर्स फॉर एस्थमा। एस्थमा ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना और अवॉइड करना पेशेंट को एस्थमा अटैक से बचाता है। फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को बता सकते हैं कि उन्हें धूल, पोल्यूशन और एलर्जन से दूर रहना चाहिए, जिससे आपका उनका जो है रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है मेंटेन रहेगा, प्रॉपर रहेगा। देन एडमिनिस्टर IV फ्लूइड इफ पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड।
अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो आईवी फ्लूइड देना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को डिहाइड्रेशन साइंस जैसे ड्राई माउथ, लो यूरिन आउटपुट देखने पे जो है आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना चाहिए। देन यूज़ ऑफ डस्ट कवर्स ऑन मैट्रेसेस टू रिड्यूस एक्सपोजर टू डस्ट माइट। मैट्रेसेस पे डस्ट कवर्स यूज़ करके डस्ट माइट एक्सपोजर कम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को सजेस्ट करें कि वो अपने मैट्रेसेस और पिलोज पे डस्ट प्रूफ कवर्स यूज़ करें। देन ऑब्टेन द हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस टू मेडिकेशंस बिफोर एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशंस। मेडिकेशन देने से पहले पेशेंट से पूछें कि क्या उन्हें किसी मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अस्थमा की नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। हर पॉइंट को फॉलो करके हम पेशेंट की जो है कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और उन्हें कंफर्ट और रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो है नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से समझ आई होगी। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे अस्थमा के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, हाइपॉक्सीमिया हो सकता है और स्टेटस एस्थमेटिकस हो सकता है।